योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में जश्न का माहौल है। गोरखपुर के सांसद मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं, लिहाजा यहां के मुसलमान क्या उम्मीद लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, सुनिए। आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में गोरखपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को गुलाब का फूल दे रहे हैं और काफी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय यानी गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ सभी योगी 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 के नारे लगा रहे हैं और काफी खुश है। उनका कहना है कि योगी के मुख्यमंत्री बनने से गोरखपुर और पूर्वांचल का काफी विकास होगा। भाई इतना खुश हो? हाँ सर, बहुत अच्छा विकास करें, बहुत सबका साथ सबका विकास हम लोग से वादा किए हैं। देखिए अब आगे क्या करते हैं, अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। सबको गुलाब दे रहे हैं? जी हाँ, खुशी में सबको गुलाब बांट रहे हैं जी। आप जी मुख्यमंत्री की हमारे गोरखपुर से पहले सीएम बनने के ये खुशी में हम लोग ने गुलाब का बहुत बहुत बधाइयाँ हो गोरखपुर की तरफ से। गोरखपुर आपने देखा हर हर मोदी और योगी योगी के नारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगा रहे हैं। कैमरे में सचिन के साथ। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं और मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय, विनोद शर्मा और प्रदीप सिंह। अब मैं चर्चा का दायरा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना, योगी आदित्यनाथ के बारे में 3-4 चीजें हैं जिस पर हम बहस ज्यादा कर भी नहीं सकते। वो गिवन है कि वो एक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वो राम मंदिर की भी पैरवी करते आए हैं, वो विकास की बातें करते हैं, लेकिन जबान में तलखी भी होती है। वो लव जिहाद जैसे मुद्दे भी उठाते रहे, शमशान कब्रिस्तान की बात हो, बिजली के करंट में भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव हो। प्रधानमंत्री के ये मुद्दे उठाने से पहले योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में इन चीजों का जिक्र कर चुके थे। तो योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी की राजनीति के लिहाज से ये कदम क्यों उठाया गया और राष्ट्रीय राजनीति के लिए इसके क्या मायने? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को के अलावा बीजेपी के पास शायद कोई विकल्प नहीं था। जिस तरह का मैंडेट मिला है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनमें अगर आप लोकप्रियता के लिहाज से देखें, फॉलोइंग के लिहाज से देखें, हाँ, ईस्ट या वेस्ट हर जगह उनकी हर जगह फॉलोइंग है और वोट दिला सकने की क्षमता है। ये चीजें यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व में एक ये कमी थी कि यूपी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसकी पैन यू की अपील हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री का बहुत जोर है भ्रष्टाचार पर, योगी के खिलाफ इनकरप्टेबल है। कोई परिवार नहीं है जिसका बैगेज हो कि कल को बेटा ऐसा करने लगेगा, बेटी या दामाद ऐसा करने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा जो है मठ चला रहे हैं और उसके कामकाज को आप देखिए तो योगी का असली चेहरा आपको तब दिखेगा जितने बड़े पैमाने पर दलित और अति पिछड़े जुड़े हुए हैं उससे। जो स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, उनमें गरीब बच्चों को जिस तरह की सुविधा दी जाती है, उनकी जिस तरह की मदद की जाती है, उसको देखिए तो आपको तब पता चलेगा कि योगी का असली रूप क्या है। 71 एमपीज में एक भी नहीं था जो यूपी चला सकता था और 325 एमएलए में एक भी नहीं था जो यूपी चला सकता था। एक सवाल पूछा नहीं, एक सवाल, छोटा सा सवाल। 206 लोकसभा एमपीज में कोई नहीं था कि मनमोहन सिंह को ले आए। देखिए बात सही है, तो इसलिए बदला क्यों? नहीं, ये तर्क नहीं होता। देखिए किसी के पास जो है वो जो सबसे अच्छा मोहरा होता है वो आगे चलता है। आपने अपनी बात कह ली, मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ। आपने कहा कि योगी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई नहीं था। मैं दूसरा पक्ष रख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के योगी जी के अलावा बीजेपी के पास था, राजनाथ सिंह था, क्यों नहीं बनाया उसको? देखिए ऐसा है, नहीं 15 साल से तो था। योगी आदित्यनाथ को बनाकर राजनाथ सिंह की राजनीति खत्म कर दी है उत्तर प्रदेश में। एक कारण ये है, आपको अगर याद हो, राजनाथ सिंह जो पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक आवाज उठाई थी, प्रोटेस्ट की आवाज उठाई थी जब उनके खिलाफ कुछ प्रचार चल रहा था, और वो पहला क्लैरिफिकेशन और आखिरी क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री ऑफिस से उन्हीं
के वक्तव्य के बाद आया था कि ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी को आश्वस्त रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये लोग थे, लेकिन एक राय बनी आदित्यनाथ पे, क्यों? आरएसएस की और बीजेपी की नेतृत्व की। आप समझिए इस बात को। हाँ। आरएसएस की और बीजेपी की नेतृत्व की एक राय योगी आदित्यनाथ पे बनी जिस तरह से। और देखिए योगी आदित्यनाथ जो है ओरिजिनली वो यूपी के पहाड़ के इलाकों से आते हैं, जैसे रावत जी उत्तराखंड के हैं, वो तो ये पौड़ी गढ़वाल के हैं, गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और एनडी तिवारी के बाद चौथे व्यक्ति देखिए उत्तराखंड के जो यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। बसे हुए गोरखपुर में है, हाँ। ईस्टर्न यूपी में है, लेकिन है वो पहाड़ के, वो बिस्त है। और जो रावत जी उधर से बनाए हैं, तो दोनों उत्तर प्रदेश में दो जो मुख्यमंत्री अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिए वो ठाकुर हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। गाड़ियां तैयार हो गई हैं, संतोष पाटिल के पास में आ रहा। स्मृति वन में गए हैं अभी, स्मृति वन की ही तस्वीरें अब दिखाने वो वाला गए हैं ना, इसलिए गए हैं क्योंकि किसी वन है। दलित चेहरा नहीं दिया कोई प्रमुख स्थान पे बीजेपी ने, इसलिए गए हैं वो। गाड़ियां भी तो सज गई हैं। अभी संतोष भारती आपका विश्लेषण भी चाहूंगा, लेकिन गाड़ियां सज गई हैं। जो भावी मंत्री हैं उनके लिए किस तरह से गाड़ियों का काफिला तैयार किया गया है, ये जायजा लिया मेरे सहयोगी हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अशोक तिवारी। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ लेने वाले हैं और उनका मंत्रिमंडल भी काफी भारी भरकम होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संकेत दे रही है राज्य संपत्ति विभाग की लाल बत्ती लगी गाड़ियां। ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्मृति उपवन है जहां पर तकरीबन 60 लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियां और उसके साथ फ्लीट, यहाँ पर उसका पूरा इंतजाम किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री यहाँ पर शपथ लेगा उसको नई जो एम्बेसडर गाड़ी है वो दी जाएगी, उसके साथ एक बाकायदा फ्लीट भी चलेगी, यानी मंत्री का रुतबा आज से शुरू हो जाएगा। ये तमाम सारी गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे जिसमें नंबरिंग भी की गई है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप पूरी नंबरिंग की गई, यानी जो मंत्री पहले शपथ लेगा उसको पहली गाड़ी दी जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे वो शपथ लेते जाएंगे उनको गाड़ियां अलॉट कर दी जाएंगी। ये देखिए तमाम सारे जो वाहन चालक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या तैयारी है। दादा ये बताइए क्या नाम है आपका? घनश्याम शुक्ला। 60 गाड़ियां राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से आई हैं, अभी तक किस मंत्री के साथ चल रहे थे आप? हम किसी मंत्री के साथ नहीं चलते, हम संघ के मंत्री हैं। हाँ, इसलिए हम तो आज जो है इतनी सारी लाल बत्ती गाड़ियां हैं, नए मंत्रियों के लिए क्या तैयारी पूरी यहाँ पर है? तैयारी हमारी गाड़ियां सब वेल मेंटेनेंस खड़ी हुई हैं। हाँ। और जो भी मंत्री बनेंगे उनके साथ हमारी गाड़ियां लगेंगी। हाँ। उनका हम स्वागत करते हैं। हाँ। गाड़ियों की पूरी तैयारी है आज? पूरी तैयारी है। क्रम वाइज से जो भी मंत्री पहले मरतबा शपथ लेगा क्रम वाइज से जाएगी एक एक गाड़ियों से। कैसे, थोड़ा समझाइए क्रमवार कैसे? नंबर 1 पे जो शपथ लेगा तो नंबर 1 पे जाएगी गाड़ी। हाँ। नंबर 2 पे जो शपथ लेगा नंबर 2 पे जाएगी। हाँ। तो आप लोगों में भी उत्साह है, आज नया मंत्रिमंडल आ रहा है? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा। तो ये तमाम सारे वाहन चालक हैं जिनका ये कहना है कि इनके अंदर भी काफी उत्साह है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो गाड़ियों का काफिला है उस पर नंबरिंग की गई है और जैसे जैसे मंत्री शपथ लेते जाएंगे उनको वो गाड़ी अलॉट कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। तो लाल बत्ती की गाड़ियों का काफिला तैयार है। हालांकि पंजाब से शायद सीख भी ले सकते थे, पंजाब में लाल बत्ती हटा दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ये चलन पूरे भारत में हो जाए तो ये एक वेलकम कदम होगा। लेकिन चर्चा पर आते हैं संतोष भारतीय, राजनीति के लिहाज से कितना अहम है, क्या संदेश दे रही है बीजेपी? देखिए 2.5 साल पूरे हो गए केंद्र में, लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। अब सेमीफाइनल से फाइनल राउंड की तरफ जा रही है। संकेत संदेश क्या है योगी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी का? देखिए भारतीय जनता पार्टी संदीप कोई कुछ चीज छिपा रही है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो जो संकेत दे रही है, जो उनकी विचारधारा है वो उसके ऊपर सीधे चल रहे हैं और उन्होंने छोड़ दिया है उसको भाषित करने का काम आपके ऊपर, प्रदीप के ऊपर, विनोद और हम जैसे लोगों के ऊपर कि हम उसको भाषित करते रहें। यहाँ विनोद जी से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, आखिर आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में है, उनका कोई रोल नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को राजनीति से हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, खुश हैं अगर पंकज इस मंत्रिमंडल में आ जाएं, उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में उत्तर प्रदेश में कम से कम उनके समाज का राजनाथ सिंह से आगे बढ़ते हैं ना। राजनीति के लिए क्या? राजनीति के लिए सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर योगी जी विकास के नक्शे के ऊपर चलेंगे तो धर्म, पार्टी और लोगों का विश्वास जो उनको मिला है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा, जिसको कहते हैं कि और थोड़ा स्थायित्व उसमें आएगा, जिससे वो 2019 को जीत सकते हैं। मैं संदीप सिर्फ सवाल जो मेरे मन में कौंध रहा है वो अब योगी
के पिछले को लेकर के जो हमारे मित्र सवाल उठा रहे हैं, मैं उससे जुड़ना नहीं चाहूंगा। मेरा अपना ये मानना है कि योगी जी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, किन किन चीजों को करने से सबका साथ सबका विकास वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे और कौन चीजें कितने दिनों में करेंगे। क्योंकि कल एक बात आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारे पास 2 साल का वक्त है, मतलब वो विधानसभा का कार्यकाल नहीं देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल देख रहे हैं। इन 2 सालों में योगी जी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या उनको करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास उनमें बना रहे, और कम से कम वो संकेत नहीं जाने चाहिए कि जो विश्वास लोग आज बना रहे हैं उस विश्वास को में थोड़ी सी घबराहट आए, थोड़ी दरार दिखाई दे। हाँ। ये जरूर मेरे मन में खटक रहा है। तो उसके लिए तो योगी जी का आज जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, बिल्कुल शायद वो काफी संकेत मिलेंगे, काफी संकेत मिलेंगे। लेकिन सैयद जफर इस्लाम जो बात यहाँ पर संतोष भारतीय कह रहे हैं कि वो अतीत में नहीं कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मेरा पत्रकार होने के नाते, एंकर होने के नाते मेरा काम ही है, अतीत में मैं झांकूंगा तो मुझे कुछ भविष्य की तस्वीर दिखाई देती है। मैंने मुसलमानों की बात की, मुसलमानों में एक घबराहट है, एक तनाव है, ये बात आप शायद खुद भी कबूल करेंगे। दूसरी बात, 2010 मुझे याद आता है जब महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा था संसद में, तो पार्टी विप की मुखालफत की थी योगी आदित्यनाथ ने। तो मुसलमान, महिलाओं को लेकर उनकी बात, ये बातें इन अपने अतीत से क्या ऊपर उठना होगा योगी आदित्यनाथ को, उनके सामने भी एक ये बड़ा चैलेंज है। देखिए संदीप जी, आज 2 टोक बातें करूंगा। सबसे पहले बात कि ये बहुत अच्छा फैसला, अगर मुस्लिम समाज के हिसाब से भी सोचे, मैं एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। पिछले 70 सालों से मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं डर और भाव में ही रहा है। अगर जिस डर और भाव का बार बार कहते हैं शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, ऐसा कहते हैं, आपने भी कहावत सुनी होगी, तो शेर सामने है अगर उनके हिसाब से शेर है। लेकिन ये जो ऑपोजिशन पार्टीज बार बार कहती थी कि बीजेपी जब भी रूल में आएगी तो मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसान होगा। 2.5 साल से सरकार है एनडीए की, मुसलमान तो नौकरियों में अच्छा कर रहा है, मुसलमान समाज न राइट का विक्टिम है, न मुसलमान समाज को कोई तकलीफ है। बड़ी मात्रा में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है, मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि ये जो डर भय का जो माहौल पैदा होता था, वो अब उसका आज से खत्म होने का दिन शुरू हो गया है। अब आप देखिए, मुस्लिम समाज बहुत बड़े तादाद में जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, उसकी एक खास वजह है, वो भी मैं कहता हूं। आप स्पेकुलेट करेंगे, मैं मुस्लिम समाज में उठता बैठता हूं, उठना बैठना रात दिन उसी में होता है। मैं 3 तरह के से देखता हूं मुस्लिम समाज को। एक जो है, जो 1947 या उसके आजादी के बाद के लोग जो आज तक जो भी जिंदा हैं और जो अपने अंतिम चरण में हैं, उन लोगों का जो ख्याल है वो विपरीत हो सकता है आज के यूथ से। और एक जो बीच का जो 60 से 85 में पैदा हुए, उनकी सोच अलग है। लेकिन जो 85 से ऊपर में है वो यूथ है, वो आज वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देखता है। वो देखता है कि मुझे सरकार से, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखता है, कहता मैं तो ये प्रोफेशनल है, तो वो अपने क्षमता के तौर जाता है जाके रिलीजन पे। तो ये सोच बदल गई है, सोच बदल गई है, आप ये बात कह रहे हैं। और ऐसे में अबे दुबे, मैं आपसे ये पूछूं, जिस तरह का मैंडेट आया है और जो जात पात का सांचा भी तोड़ती दिखाई दी बीजेपी, पारंपरिक जो राजनीति चल रही थी, जो आपने भी करने की कोशिश की, जो मायावती ने भी करने की कोशिश की, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया बीजेपी ने। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जो दरअसल एक राजपूत हैं, हिंदुत्व चेहरा भी हैं, उनका मुख्यमंत्री बनाया जाना, और दिनेश शर्मा एक ब्राह्मण और केशव प्रसाद मौर्य एक ओबीसी, 2 उप मुख्यमंत्री बनाना, तो आपकी राजनीति के दरवाजे तो लगभग बंद करती दिखाई दे रही है बीजेपी। क्या इस बात को कबूलेंगे? देखिए संदीप जी, आज तो शुभकामनाएं देते हैं हम योगी आदित्यनाथ जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, दिनेश शर्मा जी को।
अच्छा उत्तर प्रदेश का प्रशस्त मार्ग करें, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। लेकिन जितनी सारी जो अवधारणा है, एक तो प्रदीप जी कह रहे थे कि शायद उनका चुनाव इसलिए किया गया कि वो अविवाहित है और भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं होगी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का ये क्राइटेरिया हो कि जो बच्चे और परिवार वाले हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। मैं नहीं मानता। एक बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है, ये बहुत बड़ी अपेक्षाओं के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने पार्टी का नाम मत लीजिए। और वो अपेक्षाएं खास करके देखिए, एक बात समझ लीजिए, ना इनका हिंदुत्व से सरोकार है। देखिए, मैंने आपके बीच बिल्कुल नहीं बोला, आप सुन लीजिए। ना हिंदुत्व से सरोकार है और ना अब इनका कम्युनलिज्म से ये लड़ाने से सरोकार रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सत्ता तक, ये जो माला और चोला डाल के रखते हैं, ये सत्ता प्राप्ति तक रखते हैं। हाँ, जब डिलीवरेबल्स नहीं होंगे, जब अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, फिर वापस से ये उन्माद डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। क्या है? तो आज डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। अबे दुबे साहब, उत्तर प्रदेश ये जमहूरियत, जनतंत्र, लोकतंत्र आंकड़ों का ही खेल है। ये मॉरल हाई हॉर्स से उतर जाइए। 14,000 किसानों पर 86,000 करोड़ रुपए। और सुन लीजिए, 1 मिनट, अरे बड़ा रो रहे हैं आप। 1 मिनट में ये बताना चाह रहा हूं आपको कि 60 सालों में 70 सालों में किसान के लिए क्या किया, क्या ड्रम बजाए हुए किसान की इतना चिंता थी तो 694 किसान को खुदकुशी कर रहे थे यूपीए के समय में। ये ढकोसला, ये नकाब हटाइए। ये बहुत टाइम हो गया आप लोग को नकाब पहने हुए। अबे दुबे जी, अब समय आ गया है, अब समय आ गया आपको सरकार कैसे चलाई जाती है उसको देखने का। आप बाउंड्री लाइन के बाहर होके मैच देखिए, आपको बस मैच देखने पड़ेगा। इसलिए कि आपके लिए सरकार कैसे चलाई जाती है उसका जो है 11 मार्च से पहले तो अच्छा इस तरह से चुनाव में करने था। अब तो जनादेश आ गया है। अबे दुबे, अब जनादेश आ गया है। जफर भाई, रुकिएगा, शांति। उसको आज आप उजागर कर रहे हैं। मैं अशोक तिवारी के पास जाना चाहूंगा। अभी हम योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए, रुचि इस बात में भी है और कौन बड़े जो विधायक हैं, नेता हैं। 1 मिनट, अबे दुबे रुक जाइए, सिर्फ अशोक तिवारी को लेकर आइए स्क्रीन पर। अशोक, मुझे ये बताइए कि कौन कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सूबे के, देश के लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है। देखिए संदीप, कौन कौन से विधायक शपथ लेने वाले हैं ये तस्वीर थोड़ी देर में और साफ हो जाएगी, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टेज पर 80 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें तमाम सारे जो केंद्रीय स्तर के मंत्री आने वाले हैं, खुद प्रधानमंत्री के साथ वो शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कुर्सियां आप देख पा रहे हैं उसमें तकरीबन 80 कुर्सियां लगाई गई हैं। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल है वो काफी बड़ा होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट मैंने दिखाई जिसमें राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से 60 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। चमचमाती हुई गाड़ियां हैं, उनके साथ नई फ्लीट है, यानी वो अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। और कई सारे ऐसे नाम है जिनको लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें कानपुर से सतीश महाना है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चल रहा है, स्वाति सिंह जो लखनऊ में चुनाव जीती है, इसके अलावा हृदय नारायण दीक्षित जो विधायक दल के नेता रहे, सुरेश खन्ना, ऐसे तमाम सारे सीनियर लोग हैं, उनके नाम की काफी चर्चा चल रही है कि वो आज मंत्री बन सकते हैं। तो इन नामों को मैं युवाओं में पूछ रहा था सवाल। देखिए राजनाथ सिंह के जो पुत्र पंकज सिंह हैं, उनके नाम की बहुत तेज चर्चा है कि उनको भी शायद मंत्रिमंडल में आज तरजीह दी जा सकती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बार चुनाव जीत के आए हैं। जितिन प्रसाद को इस बार बीजेपी से टिकट पर रोशन लाल वर्मा ने जितिन प्रसाद को चुनाव हराया है, उनके नाम की चर्चा की जा रही है। वो कुछ दिन पहले बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे और इस बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं। तो तमाम सारे लोगों की लंबी फेहरिस्त है जिनकी चर्चा हो रही है। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट देख के जरूर लग रहा है कि मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। जिस तरह की तैयारी राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से की गई है, गाड़ियों को लेकर, चमचमाती हुई गाड़ियां, उनकी फ्लीट, नई ड्रेस में ड्राइवर्स, तो ये देखकर कहा जा सकता है कि इस बार मंत्रियों की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा होने वाली है। थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ। बिल्कुल अशोक, आप ये जानकारी इकट्ठा कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। इस पर भी अब मैं अपने खास मेहमानों से कुछ विश्लेषण करवाना चाहूंगा। प्रदीप जी, आपने बीजेपी इतने सालों तक कवर की, योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है वो
थोड़ा तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तुनक मिजाज भी हैं, और 2014 से पहले मैं कहूं 1998 से वो सांसद हैं। वो ज्यादातर दफा तो पार्टी की मीटिंग्स में उनसे दरकिनार रहते थे, वो दूर दूर रहते थे। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी भी खड़ी कर दी। पिछले चुनाव में वो और ज्यादा, मैं 2017 नहीं 2012 के चुनाव की बात कर रहा हूं, वो 100 उम्मीदवारों की एक लिस्ट लिए घूम रहे थे कि ये मेरे उम्मीदवार हैं, 8 मिले उन्हें। तो उनकी एक दिक्कत है एक संगठन में काम करने की। आज उनके लिए एक अग्नि परीक्षा भी होगी कि पूरी टीम को एक बड़े मंत्रालय को साथ लेकर चलना है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो भी हिंदू महासभा से चुनाव लड़ते थे। बाद में वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने लगे। ये भी पार्टी के संगठन में उस तरह से शामिल नहीं थे। हाँ। एक तरह से बाहर रह के आप कहिए कोऑप्टेड जैसी स्थिति होती बिल्कुल थी। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। पार्टी संगठन में लोग उनको चाहते भी थे, डरते भी थे। चुनाव के समय चाहते थे कि आए हमारे लिए चुनाव प्रचार करें, लेकिन संगठन में बहुत सक्रिय ना हो। से कभी भी उखड़ सकते हैं वो, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा अवसर आने पर ऐसा होता भी था, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। हाँ। इस बार जब से, बल्कि कहें 2014 से अमित शाह ने उनको अपने साथ जोड़ा है। ये कभी यूपी की, उत्तर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं रहे बीजेपी की। इस बार सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की सब मीटिंग्स में अमित शाह ने बुलाया। उसका एक बैकग्राउंड है। अवैधनाथ से अमित शाह के बड़े अच्छे संबंध थे। वो गोरक्षनाथ पीठ आते जाते रहे हैं, तो उस समय से उनका इस पीठ से संबंध है, और योगी आदित्यनाथ से तब से उनका संबंध है। तो वो ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते थे और ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो ये एक बड़ी चुनाव के दौरान उनसे उनको हेलीकॉप्टर दिया गया और 6 मीटिंग्स रोज और 2 रोड शो करवाए। इन सब का मानना था पार्टी के नेताओं का कि मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा भीड़ उनकी। जफर इस्लाम, क्या आप इस बात को मानेंगे पूरी टीम को लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती होगी योगी आदित्यनाथ के लिए? और खास मैं यहां पर 2003 में जाना चाहूंगा। 15 साल की कांग्रेस सरकार को, 10 साल की कांग्रेस सरकार को जो उखाड़ फेंका था उमा भारती ने, वो भी भगवे पहनकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी, लेकिन 2 साल के अंदर ही बहुत कुछ वहां बदल गया था। टीम को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती होगी योगी आदित्यनाथ के लिए। कहावत है ना संदीप जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ नहीं पाते, हमारा पत्रकारों का काम ही है। अतीत में झांकेंगे, भविष्य तलाशेंगे। भविष्य के बारे, भविष्य के मतलब देखिए, 2014 के बाद इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो चेंज हो गया है, डिस्कोर्स चेंज हो गया है, नैरेटिव चेंज हो गया है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, अब लोगों की आशाएं दूसरी हैं, आपसे अपेक्षा दूसरी है। पहले लोग होता था कि बस वो जी हजूरी करके पार्टी में रहते थे, अब लोग पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गया है। हाँ। अब हम साथ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, ये तो आपने सुन लिया योगी जी के मुंह से ही। दूसरी बड़ी बात है कि हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, हमारी एक फिलॉसफी है, हमारा मैनिफेस्टो है। और हमारे मैनिफेस्टो, चाहे योगी जी हो चाहे कोई और चीफ मिनिस्टर होता, लेकिन सबके लिए एक जो बाइबल है वो रखा हुआ है, वो मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सारे संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो तो था नहीं इस बार यूपी में। जब मीटिंग हुई, संकल्प उसी के बारे में कह रहे हैं। संकल्प पत्र में सारी कुछ बातें लिखी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक ऐसा आदमी, व्यक्ति जो कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि बड़े आसानी से सारी चीजें। आपने एक बड़ी बात कही जफर इस्लाम, विकास करेगा जी, तो वो आपने एक बड़ी बात कही, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है अब। तो हमें लगता है, तो मुझे लगता है, एक लास्ट बात करता हूं, मुझे लगता है कि देखिए, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पहले कह रहे थे, अब ये इन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है उसका जमाना तो खत्म हो गया। अब तो जमाना दूसरा आ गया संदीप जी। अब तो देखता है आज का यूथ ये नहीं बोलता मैं किस धर्म से हूं, किस जाति से हूं, उसको तो वो बिल्कुल अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में तो वो जाना जाता है। मैं ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अब हावी हो रही है, नैरेटिव स्क्रिप्ट बदल गई है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा,